तो चलिए आज भारत की सबसे बड़ी महिला पहलों में से एक के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर झांकते हैं। जरा सोचिए, करोड़ों महिलाओं को जमीनी स्तर पर जोड़ने वाला एक नेटवर्क, आखिर इसे चलाया कैसे जाता है? आइए इस जटिल लेकिन शानदार व्यवस्था को समझते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े को देखिए, 8.46 करोड़। जी हाँ, DNRLM कार्यक्रम से लगभग 8.5 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब ये संख्या ही अपने आप में इस नेटवर्क के विशाल पैमाने को समझने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और फैले हुए संगठन को आखिर संभाला कैसे जाए? इसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता और सबसे जरूरी जवाबदेही कैसे लाई जाए? ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का समाधान एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन बेहद शक्तिशाली आइडिया में छिपा है: संरचित बैठकें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सही तरीके से प्लान की गई मीटिंग्स ही इस पूरे सिस्टम की जान है। तो आइए सबसे पहले इस नेटवर्क के संगठनात्मक ढांचे को समझते हैं। कह सकते हैं कि ये 3 स्तरों पर बनी सशक्तिकरण की एक मजबूत नींव है। देखिए, सबसे निचले और सबसे अहम लेवल पर होता है स्वयं सहायता समूह यानी SHG। यही इसकी बुनियाद है। इसमें एक जैसे सामाजिक आर्थिक माहौल से आने वाली 10 से 20 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। असल में सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके ठीक ऊपर आता है ग्राम संगठन यानी VO। एक गांव के जितने भी SHG होते हैं वे सब मिलकर एक ग्राम संगठन बनाते हैं। ये फेडरेशन का पहला लेवल है। और फिर सबसे ऊपर आता है क्लस्टर स्तरीय संघ यानी CLF। ये कई सारे ग्राम संगठनों को एक साथ लेकर आता है। अब सवाल है, इसकी जरूरत ही क्यों है? क्योंकि ये बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने, बैंकों से बेहतर डील करने और सरकार तक अपनी बात ज्यादा मजबूती से पहुंचाने में मदद करता है। अब देखते हैं कि इन मीटिंग्स में ऐसा क्या खास है। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये शासन और फैसले लेने का एक एक्टिव इंजन है। असली काम यहीं पर होता है। इस नेटवर्क को चलाने के लिए अलग अलग तरह की बैठकें होती हैं। एक होती है आम सभा, जहां सारे सदस्य शामिल होते हैं। फिर होती है कार्यकारी समिति, जो रोजमर्रा के फैसले लेती है। और फिर खास कामों के लिए उपसमितियां भी होती हैं। ये सब मिलकर एक रेगुलर सिस्टम बनाते हैं। और ये लाइन जो सीधे दस्तावेज से ली गई है, इस पूरे सिस्टम का सार बताती है। इसका मतलब साफ है, असली पावर सदस्यों के ही हाथ में है। सारे बड़े फैसले आखिर में वही लेते हैं। अब जरा साल की सबसे जरूरी मीटिंग पर फोकस करते हैं, वार्षिक आम बैठक यानी AGM। इसे हम एक तरह की सालाना जनसभा भी कह सकते हैं। AGM का मकसद बिल्कुल साफ है। यहाँ 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, पिछले साल के काम का पूरा हिसाब किताब करना। दूसरा, लीडर्स के काम की समीक्षा करके उनकी जवाबदेही तय करना। और तीसरा, आने वाले साल के लिए प्लान और बजट को मंजूरी देना। तो एक सामान्य AGM की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है। शुरुआत होती है स्वागत और एजेंडा तय करने से। फिर साल भर की रिपोर्ट और ऑडिट की गहराई से जांच पड़ताल होती है, जिसमें कोई भी सदस्य सवाल पूछ सकता है। इसके बाद लीडर्स के काम का मूल्यांकन होता है और फिर आने वाले साल के प्लान और बजट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी जाती है। और हाँ, अगर चुनाव होने हैं तो वो भी इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं। हर एक स्टेप पूरी तरह से तय होता है। और देखिए, ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह दिखाती है कि पारदर्शिता कितनी गहराई तक है। यहाँ एक मॉडल वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा दिख रहा है। इसमें लोन से लेकर स्टाफ की सैलरी तक हर एक रुपए का हिसाब होता है, जो हर सदस्य के लिए खुला रहता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जवाबदेही सिर्फ एक आइडिया नहीं है, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। जैसा कि ये जिम्मेदारी वाली टेबल दिखाती है, AGM से जुड़ा हर एक काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, साफ तौर पर किसी न किसी को सौंपा गया है। कुछ भी हवा में नहीं छोड़ा जाता। अच्छा, AGM तो साल में एक बार हो गई, लेकिन रोजमर्रा का काम कौन देखता है? यहीं पर आती हैं विशेष उपसमितियां, जो असल में जमीन पर काम को आगे बढ़ाती हैं। ये कुछ मुख्य उपसमितियां हैं, जैसे कि निगरानी समिति, बैंक लिंकेज समिति और सामाजिक कार्य समिति। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि संघ सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं रखता, बल्कि ये भी पक्का करता है कि सदस्यों को बैंक से लोन मिले और वे सामाजिक बदलाव लाने का भी काम करें। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है,
क्योंकि ये इन संघों के दोहरे फोकस को दिखाती है। एक तरफ है संपत्ति सत्यापन, यानी कि पैसों की पूरी जवाबदेही, और दूसरी तरफ है सामाजिक कार्रवाई, जो घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को भी सुलझाती है, यानी कि सामाजिक कल्याण। यही संतुलन इनकी असली ताकत है। इससे पता चलता है कि निगरानी कितने बारीक लेवल पे की जाती है। समितियां इस तरह के बने बनाए फॉर्म इस्तेमाल करती हैं ताकि हर जगह एक ही तरीके से जानकारी इकट्ठा हो और हर एक एसएचजी की प्रगति को आसानी से ट्रैक किया जा सके। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इसका असली मतलब क्या है और ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं। तो असल बात यह है कि ये नियम सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये वो मशीनरी है जो इतने बड़े पैमाने पर जमीनी लोकतंत्र और जवाबदेही को मुमकिन बनाती है। ये लाइन फिर से इस बात पर जोर देती है कि लीडरशिप सीधे सदस्य संगठनों में से ही चुनी जाती है। ये कोई ऊपर से थोपी गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला ढांचा है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या नियमों की ये इतनी डिटेल्ड किताब जवाबदेही का एक बेहतरीन मॉडल है, या फिर ये बड़े पैमाने के कार्यक्रमों में तेजी और लचीलेपन के रास्ते में एक रुकावट है? इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।